नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो के लिए 54 देशों के करीब 6000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन की खास बात यह है कि आम जनता को आयुर्वेद पद्धति की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी जाएगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और इस प्रकार के सम्मेलन से मील का पत्थर साबित होगा। कि हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का सम्मेलन निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ पूरे आयुष पर विश्वास करने वाले, आयुष को हम लोगों ने देखा है कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। एक मील का पत्थर यहाँ का ये सम्मेलन होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा मंथन यहाँ पर होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए एक अमृत का काम करेगा। और वहीं मुख्यमंत्री धामी 2 दिन के लिए रुद्रप्रयाग जिले के भ्रमण पर निकले हैं। इसी दौरान वे पर्यटक गांव सारी पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम धामी सारी गांव पहुंचने वाले पहले सीएम हैं। सीएम धामी के सारी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सीएम के सारी गांव पहुंचने से सारी गांव के साथ ही पर्यटक स्थल देवरियाल ताल और तुंगनाथ घाटी को नई सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि सारे गांव के लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें सीएम धामी ने हिस्सा लिया और सीएम धामी ने गांव वालों से बातचीत कर गांव के विकास से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। सीएम ने इस दौरान महिला मंगल दल के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और केदारनाथ विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिलने के बाद से नवनियुक्त विधायक आशा नौटियाल ने रुद्रप्रयाग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बीच विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ को तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से पूर्ण रूप से विकास करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनाई गई योजनाओं का शासनादेश जारी हो गया है, जिनको अब केदारनाथ में कार्यकर्ताओं द्वारा धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, माननीय विधायक जी ने, जिला अध्यक्ष और हमारे दायित्वधारी और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्मजोशी के साथ वहाँ यहाँ पे स्वागत किया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और अभी यहाँ पर हमने अपने केदारनाथ विधानसभा के लिए बहुत सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई और उनके शासनादेश निकाले जा चुके हैं। बैठक में हमारी नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती आशा नौटियाल पहली बार सम्मिलित हुई हैं और आज हमने संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए आगामी जो निकाय चुनाव है उसके संबंध में भी कार्य योजना को जो है मूर्त रूप देने का प्रयास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले निकाय चुनाव में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है और चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर जारी है। और इसी के तहत बीएल संतोष ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक ली है। बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव में बैठकें करती है और चुनाव में कैसे काम किए जाए इस पर चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी ने एक बैठक ली है। उस बैठक में हमारे सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगमों के जो हमने प्रभारी बनाए हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की है। नगर निकाय के चुनाव की क्या रणनीति हमारी रहे, क्या क्या हमको चुनाव की घोषणा से पूर्व क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या हम तब तक कर सकते हैं, इस संबंध में पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है।
कैबिनेट मंत्री और शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी भी बैठक में उपस्थित रहे। निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं और अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कांग्रेस के पार्षदों की बैठक बुलाई है और करण महरा ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है और कांग्रेस के पार्षदों के साथ बजट बंटवारे को लेकर जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर भी बातचीत हुई है और इसके साथ ही स्लम की समस्या को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्षदों की देखिए बैठक होने वाली है। आगामी निकाय चुनाव भी और इसके लिए भी लगातार जो पार्टियां हैं वो जो है चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, जिसके लिए अब देखिए निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जहां पर करण महरा ने इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाई है। इसका आयोजन करण महरा की तरफ से किया गया, जिसकी अध्यक्षता वो खुद करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ चुनावी रणनीति में किस तरह से तैयारी करनी है इस पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में देखिए निकाय चुनाव होने वाले और ऐसे में उत्तराखंड में जो है अब लगातार तमाम पार्टी जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो है विधायक दलों की देखिए आज बैठक की गई है कांग्रेस की तरफ से और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बैठक एक बताते चले कि शाम 3 बजे भी होने वाली है कांग्रेस की एक बैठक। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये तो खबर हम आपको रांची का बता रहे थे जहां पर 3 बजे बैठक होने वाली, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो यहां भी निकाय चुनाव है और इसके लिए भी देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और इस बीच तमाम मुद्दों को लेकर बातें भी चल रही है, क्योंकि अभी बता दें आपको कि न्यायिक चुनाव को लेकर जो तमाम पार्टी है वो इन तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी भी अपनी तमाम जो रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्षदों की भी इस बीच बैठक हुई है और उन्हें जो है क्षेत्र वाइज उन्हें भाग दिया गया है और इसी के साथ साथ नई जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है इस पर भी जो है बातचीत की जा रही है। निकाय चुनाव की तैयारियां अब जो है वो अपनी चरम सीमा पर है और सभी जो है इस तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात हुई है, जो दिक्कतें हैं उसमें बात हुई है, किस तरीके से बजट एलोकेशन में इन लोगों के संग भेदभाव किया गया वो बात हुई है। मलिन बस्तियों को लेकर बड़े गंभीर विषय हैं, जहां एक तरफ कई जगह नालों को घेर कर बीजेपी से जुड़े हुए बड़े रसूखदार लोगों ने बड़े बड़े भवन बना लिए हैं, कहीं कहीं तालाब की जमीनों में भी बड़े कॉम्प्लेक्स बना के बेचे गए हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां खबर हरिद्वार से है, जहां मातृ सदन के ब्रह्मचारी दयानंद द्वारा प्रशासन के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगा रहे हैं। मातृ सदन आश्रम के बाहर दयानंद अनशन कर रहे हैं और मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन पर रिवर रड ब्रिजिंग के नाम पर अवैध खनन करवाने और हठधर्मिता के आरोप लगाए हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना दाखिल करने की बात कही है। इस बार का मेरा अनशन किसी मांग को लेकर नहीं है, कानून व्यवस्था को कानून को पालन कराने के लिए, इसलिए इस बार का अनशन और अन्य अनशन से अलग है। हम ही को भी कंटेम्प्ट नोटिस भेजेंगे, इंडिविजुअल सबको कंटेम्प्ट नोटिस भेजते हैं और एक कोर्ट का नहीं 5 कोर्ट का कंटेम्प्ट है, 5 कंटेम्प्ट होगा और प्रत्येक में अलग अलग सजा कर दिया। और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने विकासखंड सभागार थराली में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में वसूली जो है बलूनी के नाम जो है साथ थराली विधायक भोपाल राम टाटा, जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी समेत जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने थराली सोना पैनगढ़ मोटर मार्ग पर झूला पुल, मोटर पुल और बिली ब्रिज लगाने की मांग की है, जिस पर गढ़वाल सांसद ने लोनीवे की विरासत जो है पहले ही हर साल में बिली ब्रिज लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 पूर्ण जिले हैं और 2 जिले के दो विधानसभा और एक नैनीताल जिले। तो मुझे 3 जिले की दिशा की बैठकों में अध्यक्षता करनी होती है। तीनों क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है
और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित जो भी चर्चा हुई है। माननीय सांसद जी के आज पूरी विधानसभा को नई ऊर्जा प्रदान हुई है। इसमें भी हमारे जिला स्तर के हमारे अधिकारी विभाग के अधिकारीगण आए थे, जिलाधिकारी जी आए थे। उनके माध्यम से उन्होंने जैसे हमारी सड़कों का मामला है और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर ब्राह्मण समाज उत्थान समिति ने प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता में समिति के महामंत्री उमा नरेश तिवारी ने बताया कि 10 दिसंबर को रेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च शुरू किया जाएगा और ये मार्च डीएम कार्यालय तक निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पूरे भारत के लोगों में रोष है। देखिए, हमारा तो निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पट बाजार होते हुए, छप्पन भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें जाति, धर्म और संप्रदाय कहीं नहीं आया। पहले भी हमारे धर्मों में, पुराणों में, वेदों में कई बार मानवाधिकारों के हनन हुए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। देखिए, ये आक्रोश तो जैसा आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूं, सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहां से होता था और पूरे विश्व में वहां से मान जाता था। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। कर दी है। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं और इससे मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा के हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का, जो आप इस पवित्र भूमि के ऊपर कुरुक्षेत्र पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया, आप यहां पर पधारे हैं। हमारा उत्साहवर्धन आपके पधारने से और बड़ा है और हमें बहुत ही यहां पर आपके आने से हमारे उत्साह के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे इस अवसर पर अपने ठीक है। देव्य सज्जनों, अब ये समय है कि मैं विनती करूं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वे अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहां की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है।
नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मन मेरे में कोई। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहां आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्टरी। आपका प्रयास सराहनीय है, आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हैं, मैं उनके साथ आया। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहां भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे, तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा, एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था। प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूं, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथ उत्तराखंड में बागवानी